Good morning to all my dear students. This is the lecture number 3 for the chapter Atomic Structure. So in today's lecture we are going to cover the following topics. We are going to discuss about quantum numbers in details, that how many types of quantum numbers are there. Then we are going to discuss about the dual nature of light. Under this dual nature of light we will study the three theory. First is the corpuscular theory, which is not in your syllabus, but I will tell you the basic thing. Then black body radiation and photoelectric effect we are going to discuss in this lecture. So students, take your copy and pen and start studying. So let us begin our today's lecture. Our first topic is quantum number. I have already told you in the previous lecture कि क्वांटम नंबर ऐसा नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है. ओके, सो एज यू कैन सी इन द लेफ्ट पिक्चर, यू कैन सी लॉट्स ऑफ केओस इज देयर. बहुत सारे भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है वेयर इज माई इलेक्ट्रॉन. सपोज करो आप अपनी किसी फ्रेंड का घर खोज रहे हो, आपको उसका पर्टिकुलर एड्रेस पता है, लेकिन यू आर सर्चिंग फॉर दैट. सो वेयर इज माई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर कर लो कि कोई आपकी फ्रेंड है. अब आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है. सो वेयर इज़ माई इलेक्ट्रॉन, मेरे जो भी मेरी फ्रेंड है उसका घर कहाँ है. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है? इट टेल्स द क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा? क्वांटम नंबर देगा. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एड्रेस. सो यू कैन से द इलेक्ट्रॉन एड्रेस इज द क्वांटम नंबर. अगर आप किसी भी अपनी फ्रेंड का घर खोज रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे है, कौन से गली में है, कौन सा उसका हाउस नंबर है, देन यू विल गो. उसी तरीके से क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को देता है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स जो आप आगे पढ़ोगे. फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, and the fourth is the spin quantum number. So what are quantum number? Quantum numbers आपको आप ऐसे समझो कि वो particular electron के complete address को देते हैं. So you will study about quantum numbers in details in the next slide. So students, आपने पढ़ लिया कि quantum number जो है वो particular electron के address को देता है. Complete information electron के बारे में कौन देता है? Quantum number देता है. Now the next question is that why quantum number is important? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? Here are some points and they are very important. You should learn the concept कि क्यों quantum number की ज़रूरत पड़ी. Why it is important? So quantum number help in determining the electronic configuration of an atom. किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए क्वांटम नंबर हेल्प करता है. इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन को, अभी आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस को बताता है क्वांटम नंबर. सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड द लास्ट थिंग इज दैट व्हाई क्वांटम नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम सच एज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस. आपने ऑलरेडी आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटम के जो क्वांटम नंबर के हेल्प से आप उसको और आसानी से समझ सकते हो. सो लेट अस हैव अ कंप्लीट डेफिनेशन रिगार्डिंग क्वांटम नंबर कि क्वांटम नंबर क्या होता है. दे आर द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ओके, सो क्वांटम नंबर ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन और एनर्जी को इस पर्टिकुलर एटम में बताते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी इजी. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो तो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट एड्रेस देते हैं. ओके, दे गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने पिछले स्लाइड में दिया है. और अगर बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज क्वांटम नंबर, देन यू विल से दैट द क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन and energy of the electron in an atom. So quantum numbers मैंने बताया already आपको कि they are of 4 types. Okay, first is principal quantum number. It is represented by small n. Second is small l angular quantum number. Angular quantum number या आप इसको azimuthal quantum number भी बोल सकते हो. It is represented by small l. Next is magnetic quantum number.
it is represented by small m, and the last quantum number is spin quantum number, that is represented by small s. So you are going to discuss in detail in this lecture. मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, बट नोट्स जो है आपको सेपरेट इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, उसमें आपको डिटेल नोट्स होंगे. अभी आप सिर्फ अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि व्हाट इज क्वांटम नंबर. सो लेट अस मूव ऑन फॉर द फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है? यू कैन सी हियर इन दिस चार्ट. Principal quantum number always give the information regarding orbital size and energy level. Orbital के size को बताता है और energy level को बताता है. And you can also say that it gives the probable distance of electron from the nucleus. Principal quantum number क्या information बताता है? It gives the probable distance of electron from nucleus. It is very important. First thing is that principal quantum number क्या information देता है? It gives regarding orbitals के size को बताता है और energy level को बताता है. Secondly, it tells the probable distance of nucleus from the electron. ठीक है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बहुत सारी इंफॉर्मेशन से आपको मिल जाएंगी. अब आप ये देखो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. फर्स्ट थिंग वाज दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल की साइज को बताता है और एनर्जी लेवल को बताता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट इट गिव्स द प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. आपको पता है कि एटम का सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स द प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर हो सकता है. इट कैन नॉट बी जीरो और इट कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर. बिकॉज क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि एटम की एनर्जी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. और डिटेल में आप ये पढ़ोगे कि अगर आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके सबसे क्लोज वाले शेल पे आपने हमेशा देखा होगा n इक्वल टू 1. दैट मीन्स दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1. दैट इज द क्लोजेस्ट शेल. न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाले शेल की वैल्यू होगी n इक्वल टू 1 एंड सो ऑन. दैट इज द के शेल. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया. नेक्स्ट मूव ऑन फॉर द एंगुलर क्वांटम नंबर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ये बेसिकली क्या बताता है? ऑर्बिटल के शेप को बताता है. ओके, एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोला जाए, बोथ आर सेम. इट टेल्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देख सकते हो. स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड यू कैन से दैट एल की वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पढ़ा कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, कभी भी ये जीरो या नेगेटिव नहीं होगा. बट सेकेंडरी या एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यूज जो होती है इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू n-1. यहाँ पे n क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन n-1. अब आप देख सकते हो कि आपने वैल्यू l जो है आपने n से निकाली. दैट मीन्स एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप ये देखो ध्यान से कि इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कि इंटीजर से 0 से n-1 तक हो सकती है. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. अब आप ध्यान से देखो इधर राइट साइड पे, L इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी एंगुलर मोमेंटम. ये सारे सेम वर्ड्स हैं. तो आपके बेसिकली आप ये ध्यान दो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये आप ध्यान दो कि ये दोनों एक ही हैं. तो ध्यान से देखो, अगर स्मॉल l की वैल्यू 0 है, ओके, इट टेल्स दैट इट इज द सबशेल s.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इट इज अ एस सबशेल। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 1 है, देन द सबशेल वैल्यू विल बी स्मॉल p. ओके, इफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स वैल्यू इज 2, then it belongs to the D subshell, and if L value is 3, then it belongs to F subshell. यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से n-1 तक हो सकती है। दिस वेरी सिंपल, ये आप ध्यान देना कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू इंटीजर्स फ्रॉम 0 to n-1 हो सकती है। ये क्या इंफॉर्मेशन बताता है? ऑर्बिटल के शेप को बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। आपने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है, p इट इज डम्बल शेप, d इट इज डबल डम्बल एंड f इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल के शेप को बताता है। And if L is equal to 0, then it belongs to S subshell. अगर L की वैल्यू 1 है तो it belongs to P subshell. अगर L की वैल्यू 2 है तो it belongs to D subshell. And if L की वैल्यू अगर 3 है तो it belongs to F subshell. ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। Now next is the magnetic quantum number. Magnetic quantum number को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन का? ओरिएंटेशन, उसके ओरिएंटेशन को स्पेस में। आप ये देख रहे हो कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस को बनाते हो, कोई भी ऑर्बिटल बनाते हो, तो दैट इज द ओरिएंटेशन, किस तरीके से वो स्पेस में ओरिएंटेड है, वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? इट विल गिव द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओके, अब आप ध्यान से देखो, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, सबस्क्रिप्ट l है, इसकी वैल्यूज इंटीजर -L2 + L हो सकती है। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से लेके +L तक इसकी वैल्यू हो सकती है। और अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, देन इट विल बी 2L + 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, एंड इट कैन बी नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के किस तरीके से स्पेस में पर्टिकुलर ऑर्बिटल जो है वो ओरिएंटेड है। अब आप ध्यान से इस राइट हैंड साइड पे आओ। जब आपने देखा कि L 0 था, इट वॉज बिलोंगिंग टू द S सबशेल। अब आप ध्यान से देखो कि इस समय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? नाउ आपने पढ़ा है कि पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू -L से +L तक हो सकती है। अगर L की वैल्यू 1 है, इट बिलोंग्स टू P सबशेल, तो पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होगा? +1, 0, -1, दैट इज द P ऑर्बिटल। क्लियर? अगर L की वैल्यू 2 है, देन इट बिलोंग्स टू D सबशेल। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, दैट बिलोंग्स टू +L से -L तक की होती है। अगर L की वैल्यू 2 है तो ML की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? +2, +1, 0, -1, -2। और आपने पढ़ा कि D ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो दिस +1, +2, +1, 0, -1, -2, these are the magnetic quantum number. If L की वैल्यू अगर 3 है, अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो इट विल बिलोंग्स टू F सबशेल। और इस समय जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, दैट विल बी +L2 -L। सो पॉसिबल वैल्यूज विल बी +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। तो आपको पता है कि F ऑर्बिटल में हमेशा 7 टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं। सो यू कैन सी हेयर कि किस तरीके से सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको बस ध्यान देना है, समराइज करना है, और जो डिटेल नोट्स मैंने आपको PDF के फॉर्म में दिया है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि स्पेस में ऑर्बिटल किस तरीके से ओरिएंटेड है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है -L से +L तक की, ये आपको ध्यान देना है। एंड इफ L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू भी 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो हमें +L से -L तक जाना है।
सो पॉसिबल वैल्यूज विल बी +1, 0, -1. अगर L की वैल्यू 2 है देन द पॉसिबल ML वैल्यूज विल बी +2, +1, 0, -1, -2. और उसी तरीके से L की वैल्यू 3 है तो आप पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हो. तो यू कैन सी हियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड किससे है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स L से रिलेटेड है. ओके जितने भी L की वैल्यू होगी +L से -L वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा. एंड आवर लास्ट क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर. इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इजी. इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लो. स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s. क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा स्पिन क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा 2 टाइप्स की होती है, हमेशा याद रखिएगा. +1/2 दैट कैन बी क्लॉकवाइज, -1/2 दैट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज. हमेशा याद रखिएगा स्पिन जो होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होता है, अगर क्लॉकवाइज है तो आप उसको +1/2 से डेजिग्नेट करोगे, बताओगे. और अगर एंटी क्लॉकवाइज है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगा दैट विल बी -1/2. सो यू कैन सी हियर अगर +1/2 है स्पिन की वैल्यू तो आप इसको बोलोगे स्पिन अप, अपवर्ड स्पिन है, ऊपर की ओर स्पिन है. अगर -1/2 है तो आप कहोगे कि स्पिन जो है वो डाउनवर्ड है, स्पिन डाउन कहोगे आप. नेक्स्ट थिंग इज दैट आप अभी आगे हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ोगे, आप आगे चल के 2-3 रूल्स पढ़ोगे. बहुत सिंपल है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होती है. तो हमेशा याद रखना बच्चों कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले सिंगल भरे जाते हैं, यानी +1/2 क्लॉकवाइज स्पिन से भरे जाते हैं. क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम ऑर्बिटल में सिंगल हम उसको दिखाते हैं और उसके बाद हम पेयर अप करते हैं. अब आप आगे चल के रूल्स में पढ़ोगे जब ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरते हो उसमें आप पढ़ोगे. एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. ये आप देख सकते हो एक बॉक्स जो है एक ऑर्बिटल को दिखा रहा है. क्लियर? और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ. पहले ऑर्बिटल में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दैट विल बी +1/2 स्पिन. और उसके बाद हम ऑपोजिट स्पिन भरेंगे दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज -1/2. सो स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में. इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 तरीके की होती है. +1/2 दैट मीन्स इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -1/2 दैट इज इट इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन. पहले आप ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल भरोगे, दैट मीन्स +1/2 स्पिन से क्लॉकवाइज स्पिन से भरोगे और उसके बाद आप उसको पेयरिंग करोगे जो आप आगे के लेक्चर में पढ़ोगे. सो बेसिक थिंग इज दैट कि हमेशा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल भरा जाता है और जब सिंगल भर जाता है फिर हम उसको ऑपोजिट स्पिन के अकॉर्डिंग भरते हैं. और एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ. सो डियर स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. आपने पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर आपके सिलेबस में है और डुअल नेचर ऑफ लाइट आपके सिलेबस में है. तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में मेनली आपको क्या पढ़ना है? रेडिएशन के बारे में और पार्टिकल्स के बारे में, जिसमें आपको 2 थ्योरी पढ़नी है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे. आज के लेक्चर में मैं आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट के किस तरीके से डुअल नेचर होते हैं उससे रिलेटेड आपको थ्योरीज पढ़नी है. कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने आपको इस लेक्चर में शॉर्ट में बताया है ताकि आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी करो तो ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल ना आए. So corpuscular theory was the first theory which deals with the dual nature of light, then black body radiation and the last is photoelectric effect. Students पिछले लेक्चर में मैंने गलती से photoelectron effect लिख दिया था और बोला भी था, आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा. It is photoelectric effect. So let us discuss the corpuscular theory for the dual nature of light. It was discovered by Isaac Newton. सो बेसिक एजम्पशन क्या था कॉर्पस्कुलर थ्योरी का? आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम देखो. इट सेज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स. बहुत छोटे पार्टिकल से
लाइट मिलके बनाए, जो स्मॉल स्फेरिकल आप देख रहे हो जो जिस तरीके से लेज़र मूव कर रहा है, दे आर द स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, छोटे बहुत छोटे पार्टिकल से लाइट मिलके बना है, जिसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और ये कॉर्पस्कल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। देखो आप एरो से आप डिनोट कर रहा है कि जो लाइट के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी लिटिल पार्टिकल्स, दे मूव ऑन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक फाइनाइट वेलोसिटी से मूव करते हैं। उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी जो स्पीड होती है, वो डेफिनेट होती है। सो लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल लिटिल टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और एक फाइनाइट वेलोसिटी में ही ट्रेवल करता है। दैट वाज द बेसिक एजम्पशंस फॉर कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज, इस थ्योरी में बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आइजैक न्यूटन नहीं बता पाए, जो आगे चल के आप देखोगे कि किस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किस तरीके से आपने लाइट के बारे में, डुअल नेचर के बारे में आपने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन फॉर द next theory, that is black body radiation. It was proposed by Max Planck. आपने पढ़ा कॉर्पस्कुलर थ्योरी में जो आइजैक न्यूटन ने दिया था, उसमें उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ। उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि एनर्जी क्या रिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और कोई भी फोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फोटॉन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। फोटॉन मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो लेट अस स्टडी द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि एक पैरेलल लाइन है, ये ब्लैक बॉडी उसको दे रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए सबसे पहले आप ऐसे समझो, एक ऐसी आइडियल बॉडी, ओके, जो सारे जो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन उस पर फॉल हो रहे हैं, जो भी रेडिएशंस उसके सरफेस पे फॉल हो रहे हैं, उनको वो एमिट भी कर ले और एब्जॉर्ब भी कर ले। एमिट मतलब बाहर भी निकाल सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ऐसी आइडियल बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये ब्लैक बॉडी है एक, और उस पर हमने ई इंसिडेंट मतलब कोई भी लाइट जो है वो हम रेडिएशन लाइट डाल रहे हैं। तो आप देखो उसने उस लाइट के पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लिया और ट्रांसमिट भी कर लिया। तो यही दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स मतलब बाहर निकालना, एंड एब्जॉर्ब्स मतलब उस अंदर ग्रहण करना। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? द साइंटिस्ट वॉज मैक्स प्लैंक। इन्होंने क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है ई, ओके, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा। अब क्वांटा क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वांटा या फोटॉन्स बार बार आएगा। इट इज द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये तो बता दिया कि स्मॉल लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, बट क्वांटा और फोटॉन्स का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो उन्होंने मैक्स प्लैंक ने बताया कि फोटॉन्स या क्वांटा क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। ओके, सो द एनर्जी जो ईच, जो आप कह सकते हो कि ईच क्वांटा की जो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज एक्चुअली द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसके आवृत्ति पे निर्भर करेगा? जो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं उसके सरफेस पे, उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा। ईच क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी? एन एच न्यू। क्लियर? इट विल बी इक्वल टू एन एच न्यू। एन इज व्हाट? आपको पता है कि एन जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर के बारे में आपको पता है। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और आपको पता है कि म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। सो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, कि एक ऐसी आइडियल बॉडी जो उसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन फॉल कर रही हैं उनको वो अपने अंदर एमिट भी कर सकता है और
एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एमिट मतलब बाहर भी निकाल सकता है, एब्जॉर्ब मतलब अंदर ग्रहण भी कर लेता है। तो दैट आइडियल बॉडी इज कॉल्ड, वही आइडियल बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन देंगी। और ईच क्वांटा की एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और क्वांटा की जो एनर्जी होती है दैट इज NH/न्यू। ये सारे फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वांटम नंबर और जो भी जितने थ्योरी आपने पढ़ा है उससे कनेक्टेड मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, और आगे चल के हम मैटर के जो ड्यूअल नेचर उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, नोट्स मैंने आपको PDF के फॉर्म में डिटेल में दिया है। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द लास्ट थ्योरी विच टेल्स द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? यू कैन सी हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड एक मेटल की सरफेस ली गई है, ठीक है, और यहाँ पे एक डिटेक्टर लिया गया जिसको एमीटर से कनेक्ट किया गया है, और उसको पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। ओके, मेटल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और डिटेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। सो आपको पता है कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। मेटल्स के पास हमेशा फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर लाइट की कोई भी रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन जिसकी कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो जब मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ओके, कोई भी ये लाइट है, लाइट रेडिएशन है जिसके पास अपनी एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जब ये मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो फिर क्या होगा? मेटल अपने सरफेस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लगेगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, क्योंकि मेटल्स के पास हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई भी लाइट रेडिएशन पर्टिकुलर उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जब वो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि मेटल के सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इसको इस डायग्राम से समझो कि सबसे पहले आप समझो कि ये कोई भी रेडिएशन है, कोई भी लाइट रेज है, कोई भी रेडिएशन है जिसके पास अपनी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी मिनिमम आवृत्ति से जब वो मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो आप देखो ध्यान से कि जैसे ये मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया, हुआ क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एक्साइटेड हो गए, वो बाहर निकलने लगे। क्लियर? और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ देंगे। पहले एक्साइट होंगे, वो अपनी जगह से कोलाइड करेंगे, बाहर निकलेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल की सरफेस को छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पे देखो, लाइट रेज है, ये मेटल की सरफेस है। यू नो दैट मेटल हैज़ द प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे ही लाइट रेज जिसकी अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इस पे फॉल की मेटल के पीस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकले। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, सम एजम्पशंस आर देयर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका डिटेल मैंने आपको नोट्स में दिया है। अब आप ध्यान से देखो, व्हेन रेडिएशन विथ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के सरफेस पर से बाहर निकलने लगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? आपने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होंगे मेटल के सरफेस पे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ये बार बार बात आ रही है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो ज़रूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस पर से बाहर निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकले वो डिपेंड करेगा किस इंटेंसिटी का रेडिएशन है। ओके, किस जितनी तेज इंटेंसिटी की आप रेडिएशन डालोगे मेटल के सरफेस पे, उतनी तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकलेगा। क्लियर? नाउ वर्क फंक्शन, जो कि वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन। वर्क फंक्शन किस लिए जरूरत पड़ता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन। सो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन।
टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के बराबर होगी। आप टोटल एनर्जी की जगह आपने पढ़ा है कि इक्वल टू एच न्यू, क्वांटा जो आपने पढ़ा है, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है, दैट इज हाफ mv², एंड वर्क फंक्शन विल बी h न्यू ज़ीरो न्यू नॉट। सो यहाँ से आप सिंपल है, आप यहाँ से h कॉमन ले लो, म्यू माइनस म्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज द टोटल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होगी। सो द वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या था, वर्क फंक्शन वॉज द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ओके, इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय W नॉट। सो ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इट इज़ वेरी सिंपल। इसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो मैंने आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल कराया। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि सारे कॉन्सेप्ट सारे जो थ्योरीज हैं उसका बेसिक एजम्पशन क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट था, आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए। So thank you so much my dear students. Whatever confusion you are having, you can ask in that particular video in the comment section. And for the detailed notes, I have already attached PDF. मैंने PDF attach किया है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सेपरेटली अटैच किया है। आप सिस्टमैटिकली नोट्स बनाते जाइए और जो भी कन्फ्यूजन है आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।